welcome to Next IS. I hope you are all doing good and enjoying the festival of Rakhi with your family. So let's start today's quiz. Today is 3rd August and myself Ravizat Kaushik. So moving towards the questions. The first question is, the Citizenship Amendment Act 2019 provides differential treatment to illegal migrants on the basis of which of the following? Number 1, the country of origin. Number 2, religion. Number 3, date of entry into India. Number 4, प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया. तो अब ये है क्या यार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होगा बहुत न्यूज़ में रहा है, राइट. सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इट वाज अ बिल बिफोर, देन इट बिकेम अ एक्ट इन दिसंबर 2019 व्हेन इट वाज पास्ड, राइट. इससे पहले भी एक बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो लोग लेके आए थे बिल, दैट वाज इन 2016, बट वो लैप्स हो गया था. देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दैट बिल एंड द बिल दैट हैज़ बीन पास्ड इन 2019. तो वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. तो अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं कि किस किस बेसिस पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स को. द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलीगल माइग्रेंट्स थे ये इससे पहले, बट नाउ दे विल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट. सो द फर्स्ट इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन. अब आपको पता होगा इस बिल में प्रोविजंस क्या क्या हैं. पहला प्रोविजन है कि 3 कंट्री से आने वाले लोग, कौन कौन सी 3 कंट्री? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. इन 3 कंट्री से आने वाले लोग कौन कौन से रिलीजन के? 6 रिलीजन्स के, 6 कम्युनिटी के. कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज हैं वो? हिंदूज, जैन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस. ये 6 कम्युनिटी के लोग ऊपर वाली 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, उनसे जो आएगा कब तक? देयर इज अ डेट ऑल्सो मेंशन इन द एक्ट. द डेट इज 31 दिसंबर 2014, राइट. इससे पहले ये डेट क्यों रखी गई है, इसका भी एक रीज़न है. क्योंकि जब हम ये 2019 में आया, सो इसे 5 साल उन्होंने टाइम दिया, 5 years टाइम. तो अभी हम बात करेंगे ये सब हो क्या रहा है यार, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जनरली लोग स्किप कर देते हैं इस एक्ट के अंदर. तो बेसिकली इसमें चारों ठीक है. आई विल टेल यू द आंसर. अब तक अगर आपको नहीं पता चला था तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. तो इस एक्ट में क्या था? एक्सेप्शंस दिए गए हैं कुछ. क्या एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले, कि ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? देयर आर 2 एक्सेप्शंस इन दैट. फर्स्ट इज द 6 शेड्यूल एरियाज में. आपको शेड्यूल्स पता होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, राइट. पहला क्या है ये यार, आपको याद होने चाहिए शेड्यूल्स. सो फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट द स्टेट्स, सेकंड इज एन्यूलमेंट्स, थर्ड इज ओथ, फोर्थ इज राज्यसभा की सीट्स हमारी, फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब्स, राइट, शेड्यूल एरियाज. देन द सिक्स्थ वन इज ATMM. तो इसे कैसे याद रखना है? देखो निमोनिक्स मैंने क्या बनाया हुआ, नो मनी इन ATMM. सो दिस इज बेसिकली असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. तो मणिपुर नहीं आएगा, राइट. दीज 4 स्टेट्स आर द इन शेड्यूल 6. 7 क्या है हमारी? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो है. 8th इज लैंग्वेजेस के लिए 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट. 9th हमारा लैंड रिफॉर्म्स वाला है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी डाल देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर्स नहीं है उसके लिए, विच इज़ आर रॉन्ग फैक्ट. 10th हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट. ये हमारा डिस्कस भी हो चुका है पहले भी. एंड द 11th वन इज 11th एंड 12th हमारे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. तो ये हमारे 12 शेड्यूल हैं. सो इसमें हमने 2 चीज़ों को एक्सेप्शन दिया गया है. CA पे वापस आते हैं. किस किस चीज़ को एक्सेप्शन दिया गया है? फर्स्ट तो 6 शेड्यूल एरियाज़ को CA के अंदर नहीं है, उन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी कि अगर वो सिटीजन्स जो उन 3 कंट्रीज से आए थे और उन 6 कम्युनिटी के थे, अगर वो सिटीजन्स इन एरिया में रिसाइड कर रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राइट. सेकंड क्या है? इनर लाइन परमिट. इनर लाइन परमिट वाले स्टेट्स में, इनर लाइन परमिट किसके अंडर दिया जाता है? ये ब्रिटिश एरा से चला हुआ आ रहा है इनर लाइन परमिट. इट इज गिवन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873. ये क्या था एक्चुअली यार? देखो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लेके आए थे फॉर देयर बिजनेस पर्पसेज. बिजनेस पर्पसेज क्यों? उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि कौन से एरिया में, वो एक्चुअली उन्होंने सिर्फ बॉर्डर एरियाज पे ये एक्ट लगाया था इनर लाइन परमिट, सो दैट कि उनका ट्रेड वहाँ से
हो सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ इंडियंस एंड अदर पीपल, इसलिए उन्होंने इनर लाइन परमिट का सिस्टम किया था। तो उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने इनर लाइन परमिट रखा कुछ स्टेट में, बट रीजन वाज डिफरेंट। क्या रीजन दिया उन्होंने? टू मेंटेन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दोज एरियाज। वहाँ पे ट्राइबल लोग थे तो उनके ट्राइबल एरियाज को सिक्योर करने के लिए। तो पहले ये जो इनर लाइन परमिट था 2019 से पहले कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल था ये इनर लाइन परमिट? ये सिर्फ 3 एरियाज में था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, राइट। अब 2019 दिसंबर में ही मणिपुर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इनर लाइन परमिट थिंग। ये किस पे एप्लीकेबल होता है इनर लाइन परमिट? ये सब मैं आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ। सिर्फ किस किस पे एप्लीकेबल होता है? ये इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है इनर लाइन परमिट। जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए एक डिफरेंट परमिट होता है, राइट। वो होम मिनिस्ट्री से और स्टेट से अलग से लेना पड़ता है। सो इसमें होता क्या है कि इनर लाइन परमिट ये स्टेट क्या है कि अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं, आपको घूमने जाना है फॉर टूरिस्ट रीजन इन स्टेट्स में, तो यहाँ पे ये आपको इनर लाइन परमिट देंगे एक लिमिटेड टाइम के लिए कि आप इससे इस टाइम ही यहाँ पे घूम सकते हो और एक लिमिटेड प्लेसेस पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा सकते हो। दे हैव सम रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेंगे। और 6 शेड्यूल में जो हमारे 80 mm हमने बात की, उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, दे आर मेंशन्ड ओवर हियर, सो यू कैन टेक अ लुक एट दीज ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे। अब ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो इसमें क्या है कि हमारा पहले जो हम इससे पहले फॉलो कर रहे थे वो हमारा सिटीजनशिप जो एक्ट था, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1955। उसके अंडर हमारे पास 5 तरीके से यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ एन इंडिया। कौन से 5 तरीके हैं? देयर आर 5 मेथड्स इन दैट। So one is by birth, you can become a citizen by birth. Second is by descent. Third is by registration. Fourth is by naturalization. And the fifth one is कि एक्विजिशन ऑफ अ टेरिटरी बाय द मर्जर ऑफ द टेरिटरी। लाइक अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी अपने पास कर ली, मान लो कल को हमारा मन कर जाए ये पाकिस्तान हमें बहुत परेशान करके रखता है, तो ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान को मर्ज कर लेते हैं। तो हम मान लो पाकिस्तान को इंडिया मर्ज कर लेता है इंडिया के अंदर, तो जो पाकिस्तान में लोग रह रहे होंगे हम उन्हें अपना सिटीजनशिप राइट दे सकते हैं, उन्हें हम इंडियन सिटीजन मान सकते हैं क्योंकि अब वो टेरिटरी हमारी हो गई है। जैसे हमने गोवा, पुडुचेरी और बाकी लोगों को भी बाद में इंडिया ने लिया था। सो दीज आर द वेज, ये 5 वेज हैं। सो अब जो इम्पैक्ट हो रही है वो कौन सी वे है? दैट इज बाय नेचुरलाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने जब नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई किया, इसमें नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी फॉरेनर अगर एक टाइम से इंडिया में रिसाइड कर रहा है तो हम उसे सिटीजनशिप दे सकते हैं। पहले वो क्या टाइम है और बाकी सबके लिए अभी भी वो क्या टाइम है, वो है एक तो है कि हमारा 12 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप, वो कंटिन्यूस 12 मंथ्स इंडिया में रहना चाहिए। और क्या है, प्लस 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स। तो अगर पिछले 14 साल में हम उस बंदे को देखें या जो भी वो पर्सन है जो हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो पिछले 14 ईयर्स में टोटल 11 ईयर्स तो इंडिया में मिनिमम रहना चाहिए एंड लास्ट 12 मंथ्स वो कंटिन्यूस हमारे पास इंडिया में ही रहना चाहिए उसे अप्लाई करने से पहले। देन बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसे इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो अब इसमें इम्पैक्ट क्या हुआ है, सीए ने क्या किया, फॉर दोज 6 कम्युनिटीज फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, उस पर इन्होंने चेंज कर दिया कि ये 5 ईयर्स कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस 12 मंथ्स और 11 ईयर्स ये 5 ईयर कर दिया। तो मतलब अगर 2019 में हो आप और 2014 से पहले आ गए थे तो आपको 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाओगे, राइट। दिस इज व्हाट दे हैव डन इन दिस, राइट। इससे पहले क्या था, जो हमारे पास 2016 का मैं बिल बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस, उसमें ये चीज 6 ईयर्स थी, राइट। नाउ इट हैज बीन आल्सो रिड्यूस्ड टू 5 ईयर्स। और क्या चेंजेस किए गए हैं, एक इसमें बहुत लोगों ने मिस कर देते हैं पढ़ते वक्त, ओसीआई की टर्म्स को भी चेंज किया गया है। ओसीआई की टर्म्स को क्या चेंज किया गया है, ओसीआई पहले जो होते हैं हमारे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके अब उनसे ओसीआई कार्ड वापस लेने का या उन्हें ओसीआई ना हटाने का ओसीआई से हमारे पास एक सिंपल मेथड है। तो उसमें पहले बहुत सारी टर्म्स थी कि भाई ये लॉ फॉलो नहीं किया, एनिमी के साथ मिल गए किसी वॉर टाइम में, या कुछ ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं। तो अब उन्होंने गवर्नमेंट ने एक क्लॉज और ऐड कर दिया है कि बाय एनी लॉ गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉ लेटर ऑन एंड पुट दैट लॉ, और या फिर किसी भी लॉ को अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं या किसी भी लॉ को उन्होंने ब्रेक किया है, सो गवर्नमेंट कैन पुट दैट लॉ
इन दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इट कैन डिक्लेयर दैट OCI, उसे हटा सकते हैं, इट कैन रिमूव दैट OCI, राइट. सो दिस इज लाइक उन्होंने अपनी बहुत वास्ट कर लिया, उन्होंने अपनी वो बढ़ा ली है, पावर्स बढ़ा लिए हैं गवर्नमेंट ने कि हम किसी भी लॉ को उसमें डाल के और उन्हें OCI से हटा सकते हैं, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स कि इस बिल में कोई भी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर OCIs ऑल्सो, राइट. आई थिंक ये सारा अब क्लियर हो गया होगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, with reference to anticyclone, consider the following statement. Statement 1, pressure condition at the center is high. Statement 2, pattern of wind direction in southern hemisphere is clockwise. अब एंटीसाइक्लोन्स क्या होते हैं? देखो साइक्लोन्स कंटिन्यूस न्यूज में रहते हैं, बट एंटीसाइक्लोन्स क्या होते हैं इसकी कोई बात नहीं करता है. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई एंटीसाइक्लोन्स में होता क्या है. देखो साइक्लोन्स में हम हमेशा बोलते हैं कि इट्स अ लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर सेल, राइट. ऑन सरफेस इट्स अ लो प्रेशर सेल. सो व्हाट हैपन्स इज विंड्स चारों तरफ से, विंड्स होता क्या है यार जनरली, देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, राइट. दे ट्राई टू फिल द वॉइड. तो जब हमारा साइक्लोन होता है इट्स अ लो प्रेशर सेल, चारों तरफ से विंड्स जो हैं उसके अंदर आती हैं, सो इट क्रिएट्स अ कन्वर्जेंस जोन एट द सरफेस. बट ऊपर क्या हो रहा होगा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड आएंगी, सो दे विल बी फोर्स अपवर्ड्स, और ऊपर जो हो रहा होगा एक डाइवर्जेंस जोन बन जाएगा एंड दे फॉर्म्स क्लाउड्स, राइट. सो एंटीसाइक्लोन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है इसका, एज द नेम सजेस्ट. व्हाट इज हैपनिंग इन एंटीसाइक्लोन, इट्स अ हाई प्रेशर सेल, राइट. इट्स अ हाई प्रेशर सेल. सो हाई प्रेशर सेल में क्या हो रहा होगा, विंड्स आर गोइंग आउटवर्ड्स, राइट. ऑल द विंड्स आर गोइंग आउटवर्ड्स टू द लो प्रेशर एरिया. सो यहाँ पे नीचे क्या हो रहा होगा, देयर इज अ डाइवर्जेंस जोन वो है, और ऊपर क्या हो रहा होगा, ऊपर से विंड नीचे पुश होगी, क्योंकि नीचे वाला हाई प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो ऊपर से विंड है वो नीचे आ रही है, राइट. और यहाँ से वो डाइवर्ज होके दूसरे एरियाज में मूव करेगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन है, तो ऊपर से आ रही है. सो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विंड नीचे की तरफ आ रही है. और साइक्लोन में मैंने जैसे बताया कि विंड ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा. तो हम जनरली साइक्लोन्स को क्या बात करते हैं, सी कन्वर्जेंस जोन एट द सरफेस, साइक्लोन्स कन्वर्जेंस जोन एट द सरफेस, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. हम हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, सदर्न में उसका उल्टा हो जाएगा. एंड व्हाट वी हैव क्लाउड्स, राइट. रिमेंबर दीज 5 C's. क्या 5 C's हैं, साइक्लोन, कन्वर्जेंस जोन एट द सरफेस, काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लाउड्स. अब इसका अपोजिट हो रहा होगा एंटी साइक्लोन्स में, यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्जेंस जोन एट द सरफेस, राइट. डाइवर्जेंस जोन हो रही है, इट विल बी, ये अगर काउंटर क्लॉकवाइज था तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, रॉन्ग. यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए था. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. और ये होता क्या है यार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों होते हैं ये आपको पता है. ये इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स क्या होती है सर, इट्स अ इनर्शियल फोर्स. इनर्शियल फोर्स होती है, अब आप हमारी जो अर्थ है इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है इट टेंड्स टू मूव राइटवर्ड्स. क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक वेलोसिटी मान लें यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे वेलोसिटी दी, सो इट विल ऑलवेज बी इन द रिजल्टेंट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट. और जो सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा वो इसका अपोजिट हो रहा होगा, इट विल ट्राई टू मूव इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. दिस इज वाई कि यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है, जब ये इधर आएगा और राइटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, राइट. सो इस तरीके से हर चीज़ राइटवर्ड जा रही होगी तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और ये क्लॉकवाइज होगा क्योंकि ये अंदर से बाहर जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये राइट में मूव करेगा, राइट में मूव करेगा तो इस तरीके से राइट जाता जाएगा एंटी साइक्लोन, ठीक है. तो ये इसमें देखो माइन्यूट सा डिफरेंस है. साइक्लोन्स आर लो प्रेशर एरियाज, दीज आर हाई प्रेशर एरियाज, बात कर चुके हैं. एयर मूव्स अपवर्ड क्रिएटिंग कन्वर्जेंस, राइट. एयर मूव्स डाउनवर्ड्स क्रिएटिंग डाइवर्जेंस, देख चुके हैं हम लोग. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, इसका अपोजिट होगा. सदर्न में ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत. एकम्पनीड बाय, ये हम बात कर चुके हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है. सो डिस्ट्रक्शन, विंड्स, क्लाउड फॉर्मेशन हमेशा आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो इंडिया के लिए डिजास्टर्स होते हैं. एंटी साइक्लोन क्या होता है, इट ब्रिंग्स फेयर वेदर, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी नहीं, माइल्ड ब्रीज ब्लो करेंगी, फेयर वेदर होगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स. Moving to the next question, which of the following can be
एट्रीब्यूटेड एज रीजंस फॉर ब्रेक इन मानसून। तो अब ये ब्रेक इन मानसून अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस बारी इंडिया का जो मानसून है इट इज़ बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स मानसून, और एवरेज मानसून से बेटर है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आगे जो है कि अगर ब्रेक इन मानसून भी कम रहे तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा जो जुलाई और अगस्त का मानसून है, जुलाई का तो ऑलरेडी जा चुका है, जो अगस्त का मानसून है तो वो भी हमारा बेटर देन द एवरेज होगा। So first statement is, in the northern India, rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or ITCZ over the region. Second statement is, over the west coast, the dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast. Okay. Third statement is, sudden and momentary shift in the ITCZ towards the extreme south of the equator for a few days results in the break of monsoon. तो अगर अब आपने मानसून देखो पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट, एंड द आंसर विल बी 1 and 2। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, ब्रेक इन मानसून होता क्या है। जनरली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त देयर आर पीरियड्स लाइक वीक्स, समटाइम्स फ्रॉम 1 to 3 weeks और इवन मोर। उसमें क्या होता है कि रेनफॉल नहीं होती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में या पूरे इंडिया वाले पार्ट में। उसका रीज़न क्या होता है कि क्यों नहीं होती है, इसी को माउंटेन, हम इसी को ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा ITCZ है, लाइक अगर मैं ये बोलूँ इंडिया है, राइट, ऊपर से थोड़ा गलत बन गया है, चलो कोई नहीं। तो अगर ये इंडिया है और हमारा ITCZ क्या होता है, ITCZ जो होती है हमारी, इट्स बेसिकली अ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और नीचे आप में एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। आपने जब पोलर विंड्स पढ़ा होगा सो यू नो कि ऐसे ही सारी विंड्स इधर से और इधर से इधर इक्वेटर पे कन्वर्ज होती हैं। दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं, राइट, क्योंकि नीचे जो है कन्वर्जेंस हो रहा है, ऊपर जाएगी वो विंड ब्लो करके, तो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और इक्वेटर पे जनरली रेनफॉल रहती है। तो यहाँ पे एक ITCZ होती है लो प्रेशर बेल्ट। वो क्या होता है, जनरली 5 डिग्री टू द इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ रहती है, बट ड्यूरिंग द मानसून टाइम वो क्या होता है कि जब अर्थ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, द हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेटो स्टार्ट्स। तिब्बतियन प्लेटो क्या है, इट्स अ हाईलैंड फ्लैट एरिया है, वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ITCZ जो है ना वो नीचे से मूव करके बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ, यहाँ पे गंगा प्लेन्स के पास तक आ जाती है। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ ITCZ जो मानसून विंड्स होती हैं, मान लो यहाँ पे इक्वेटर है कहीं नीचे, इक्वेटर से जो साउदर्न एरिया से आ रही थी विंड, ये आनी तो इधर थी, बट जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से दे चेंज द डायरेक्शन, राइट। पहले वो विंड इधर आ रही थी, देन इट विल टर्न टू राइट। तो जैसे वो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होता है कि वो जब यहाँ अरेबियन सी से पास होगी इट विल ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया। दिस इज द रीजन वाई मानसून अकर। सो यहाँ पे जब वो आती है देन द विंड ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट, एक पार्ट इधर जाता है और एक पार्ट हमारा इधर बे ऑफ बंगाल वाली साइड से आता है। दैट इज वाई कि जो तमिलनाडु वाला एरिया होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो पैरेलल टू द विंड होता है, इसलिए वहाँ पे मानसून नहीं आता है। बट जब हमारा रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से वापस आता है तो वो उस वाले एरिया में रेनफॉल क्रिएट करता है, राइट। तो अब क्या होता है कि जब ITCZ यहाँ पे मूव कर जाती है तो एक लो प्रेशर एरिया होता है, जनरली गांधीनगर राजस्थान से हमारा वेस्ट बंगाल होते हुए ये यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट ट्रफ जिसे हम बोलते हैं मानसून ट्रफ क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये अगस्त के टाइम पे क्या होता है, ये मानसून ट्रफ जनरली अगस्त में बोलते हैं हम लोग, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये और नॉर्थ में टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालय शिफ्ट हो जाता है। अब ये जब हिमालयाज के फुट हिल में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी रेनफॉल जो इस एरिया में रेनफॉल होनी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली ब्रेक्स आ जाते हैं, एंड देर इज हैवी रेनफॉल इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट प्लस हमारा नीचे पेनिनसुलर में तमिलनाडु के आसपास। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि असम में जो हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड्स आते हैं ड्यूरिंग अगस्त, द वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ द मानसून ट्रफ शिफ्ट टुवर्ड्स द हिमालयाज फुटहिल्स, and there is heavy rainfall in the Himalayan region and northeast region, and there is no rainfall in the this Indian subcontinent here, right। so ये एक रीज़न है। ये वैसे देखो आपका NCERT में दिया गया है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ऊपर वाली, राइट, बट ये हमारे करंट से भी लिंक हो रहा है इस टाइम पे। ओवर द वेस्ट कोस्ट ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेज व्हेन विंड्स आर रन पैरेलल टू द कोस्ट। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया कि ITCZ ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ पे जो हमारे रेन बियरिंग विंड्स हैं वो वहाँ पे मानसून ट्रफ में नहीं आती हैं।
सेकंड क्या है कि अभी जो हमने यहाँ पे बात की ये वाली इवेंट्स, कई बार क्या होता है फिर ये पैरेलल हो जाती हैं टू द वेस्ट कोस्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे हमारे वेस्ट कोस्ट पे या फिर वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में मानसून में ब्रेक आ जाता है। सो दीज आर द टू रीजंस। अब ये थर्ड रीज़न क्यों गलत है सर? सडन एंड मोमेंट्री शिफ्ट। देखो जो ITCZ है ना, ये जो शिफ्ट करता है ये बहुत स्लोली शिफ्ट करता है। दैट्स वाई जो रिट्रीटिंग मानसून होता है या मानसून हमारा, हम बोलते हैं कि आउटबर्स्ट ऑफ मानसून होता है इनिशियली जब आता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आता है मानसून, एकदम से आउटबर्स्ट होती है। बट जब मानसून जाता है सो इट टेक्स लाइक 2 to 3 months, राइट। 3 months जनरली हम बोलते हैं कि मानसून को वापस जाने में लगते हैं। एंड वो स्लोली स्लोली होता है कि इस वाले एरिया से बंद हो गया, देन इस वाले एरिया से, देन इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से, और इस तरीके से वो धीरे धीरे रिट्रीट करता है। और रिट्रीट करते वक्त क्या होता है, वापस यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है, विंड्स इधर से इधर ब्लो करने लगेंगी। काफी गंदा हो गया है, ओके। तो विंड्स इधर से इधर ब्लो करने लग जाएंगी, विंड्स इधर से इधर ब्लो कर रही होंगी। तो क्या होगा, जब इधर वाली विंड्स आएंगी वो बे ऑफ बंगाल से वाटर उठा के और इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रेनफॉल होती है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे, और बाकी जगहों पे ड्राई विंड आ रही है तो कोई रेनफॉल नहीं होती है, राइट। आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। द रीजन वाई इट इज बीइंग आस्क्ड इज कि अभी आर्टिकल 370 वापस से न्यूज़ में चल रहा है ऑलरेडी। वैसे भी अब हमारा 5 अगस्त भी आने वाला है तो वैसे भी न्यूज़ में रहेगा। तो क्या हो रहा है कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती वगैरह को रिलीज करने के लिए। दे आर अंडर प्रिजन और होम प्रिजन फॉर 1 year। तो अब आर्टिकल, ये सिमिलर क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है 2-3 साल पहले, यही सेम क्वेश्चन पूछ चुका है, नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हो गए इंटरनल। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब 370 को क्या हुआ है, 370 के साथ बहुत लोग बोलते हैं यार हटा दिया, हैज इट बीन रिमूव्ड? मुझे तो अभी भी दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो इट हैज नॉट बीन रिमूव्ड। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसे डी ऑपरेशनलाइज कर दिया है। नहीं, इसे डी ऑपरेशनलाइज भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इसे बंद कर दिया है पर रखा हुआ है, बंद कर दिया है। पहले क्या था, देखो 370 के बहुत सारे पार्ट थे। 371 क्लॉज, 370 क्लॉज ए में सब क्लॉज ABCD, सॉरी 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ABCD, देन 2 3 4। तो अभी क्या किया है उन्होंने, दे हैव अमेंडेड द आर्टिकल, राइट। 370 को अमेंड किया गया है और उस अमेंड से करके क्या बोला गया है कि 371 जो था, 370 जो अब आर्टिकल है उसका जो क्लॉज, कुछ लोग बोलते हैं कि क्लॉज 1 रह गया है और बाकी सारे क्लॉज हटा दिए हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्लॉज 1 हैज बीन ऑल्सो, क्लॉज 1 हैज बीन अमेंडेड, होल ऑफ द 370 इज अमेंडेड। नीचे के सारे क्लॉज को रिमूव कर दिया गया है, 1 को भी अमेंड कर दिया। जो पहले 1 था वो अब 1 बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आप पहले वाले 1 को और दूसरे वाले जो अब 1 है उसे कंपेयर करोगे 370 क्लॉज 1 को, दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो उन्होंने क्या चेंज कर दिया है इसमें, दे हैव चेंज द कंप्लीट, कि उसमें बोल दिया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। अब इसे हमने ये चेंज करके ये कर दिया है। तो ये आर्टिकल पहले भी पूछा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब देखो यार इसमें प्रोविजन क्या है। ये हमारा जो 21st पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इसमें हमारा क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स हैं। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स हैं, ये 3 इस पार्ट की हेडिंग ही है, राइट। सो इसमें ये सारे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें 369, 370, 371 ये आता था। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स को हमने कुछ को स्पेशल पावर्स दी थी। तो अभी जब 370 हटा था तो ये क्वेश्चन बार बार उठे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है उन्हें भी हटा देंगे, दे वर अफ्रेड ऑफ दैट। तो उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि देयर इज अ डिफरेंस कि 370 क्यों हटा है और 371 क्यों नहीं हटेगा। 371 को लाने का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी है, ट्राइबल एरियाज़ हैं या शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, या उन्हें स्पेशल पावर्स कुछ कुछ स्पेशल चीज़ों में दी गई हैं सिर्फ, ताकि वो अपना वहाँ पे उसे मेंटेन, सोशल फैब्रिक को मेंटेन रख सकें, जो उनके रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो कर सकें, अपने लॉज को फॉलो कर सकें, नागाज एंड ऑल। बट जो जम्मू एंड कश्मीर वाला था दैट वाज अ टेम्परेरी पार्ट, क्योंकि ये आर्टिकल ही पूरा टेम्परेरी था। इसमें जो स्पेशल वाला प्रोविजन है, दिस वाज आल्सो एडेड इन 1962 बाय 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्री के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो जाता है 370 की वजह से। तो इट वाज एडेड बाय 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हमने नागालैंड को 371A में डाला था तभी हमने इसे अमेंड करके यहाँ पे स्पेशल पावर्स दी थी, क्योंकि नागालैंड को हम एज अ स्पेशल पावर दे रहे थे और उन्हें एश्योरेंस दे रहे थे दैट इट इज़ नॉट टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल, कि आप हमारे साथ मर्ज हो रहे हैं एज अ स्टेट, आप हमारे इंडिया में आ रहे हैं
तो ये आपके लिए टेम्परेरी और ट्रांजिशनल नहीं है, दिस इज अ स्पेशल पावर टू यू। तो जो 371 वाले स्टेट्स हैं उन्हें हम बोल रहे हैं कि उन्हें स्पेशल पावर्स हैं, और जो टेम्परेरी वाले प्रोविजंस थे वो आर्टिकल 370 में थे। इवन आर्टिकल 370 का जो थर्ड क्लॉज था वो खुद ये बात बोलता था कि दिस आर्टिकल कैन बी इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जब उन्हें बोलेगी कंस्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, वो इस आर्टिकल को हटा देंगे। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो हट गई थी उसके बाद जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 56 में, तो उसे पहले जिन्होंने चेंज किया लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसे रिमूव कर दिया, राइट। सो इसमें अब क्या है, इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त नॉट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं टाइम दे रहा था कि अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो कितनों ने गलत कर दिया। तो नॉट करेक्ट आर ए एंड बी। फैक्चुअल है, आई नो, याद करना है, इसका कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे मैंशनड है, देखो इसमें 11 आर्टिकल्स हैं ABCD अगर हम इन्हें माने, और 12 स्टेट्स की बात करते हैं। सो 371 जो इनिशियल है दैट इज़ फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, देन देर इज A फॉर नागालैंड, B फॉर असम, C फॉर मणिपुर, 371 D फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, देन E, राइट, F फॉर सिक्किम, G फॉर मिजोरम, H फॉर अरुणाचल प्रदेश, I फॉर गोवा एंड द लास्ट वन इज कर्नाटका। देखो यार पहले भी एक बार प्री में आ चुका है, ये एक बार CAPF में भी आ चुका है। सो जस्ट फोकस कि ये हमें याद करने हैं। कैसे करोगे, आपको भाई लिखने हैं, लिस्ट बना के रख लो और उसे याद कर लो। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर विद 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि हमारा रेगुलर मैप का क्वेश्चन है सर। हाँ, आज मैंने लास्ट में मैप का क्वेश्चन लिया है, बट ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाती है। इसमें नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें मैंने 2 स्टेट्स पूछा है। जैसे ही मैं 3 कंट्रीज पूछूंगा कि विच ऑफ द स्टेट्स आर बॉर्डरिंग 3 कंट्रीज, तो आपको इसका आंसर में दिक्कत आएगी। अब पहले हम बोलते थे 4 स्टेट्स, पर अभी क्या चेंज हो गया है, 3 स्टेट्स। क्यों चेंज हो गया है? अगेन दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 370। जो हमने 370 में चेंजेस किए हैं उसमें क्या किया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 3, उससे क्या किया है, जम्मू कश्मीर को हमने बाइफरकेट किया है 2 यूटीज़ में, राइट। 1 यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड यूटीज़ लद्दाख। सो लद्दाख ऑल्सो इज अ यूटी विच टचेस 3 बॉर्डर्स। कौन से 3 बॉर्डर? एक तो अपना ऊपर जो POK जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर वो है तो इंडिया की ज़मीन, PO पाकिस्तान ने तो ऑक्यूपाइड की हुई है। सो जो उसके ऊपर वाला एरिया है वो अफगानिस्तान को टच करता है, उधर चाइना को टच करता है, एंड एक एरिया जो है वो पाकिस्तान को भी टच करता है। तो पहले हम 2 स्टेट्स वाला देख लेते हैं। मिजोरम, यस, मिजोरम टचेस विच 2 स्टेट्स? इट्स म्यांमार एंड बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश, it touches only 1 state, that is Nepal. Then we have Uttarakhand. Uttarakhand touches 2 states, right? So the answer will be 1 and 3, C option. Okay, now we will look over here. देखो अब क्या हो रहा है, जो 3 स्टेट्स, जो 3 बॉर्डर्स को टच करते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? वो हमारे पास अब पहले 4 स्टेट थे, अब 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है। याद रखना, हो सकता है ये आपका क्वेश्चन आए कहीं भी तो आप इसे गलत कर दो, क्योंकि वो होता है कि बैक में माइंड में आपको याद हुआ, आपने वो तब किया था, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम ये अब चेंज हो गया है। सो कौन कौन से 3 हैं? एक हमारा सिक्किम है विच टचेज भूटान, नेपाल एंड चाइना। सो भूटान, नेपाल एंड चाइना। देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश ओवर हियर, ये किस किस को टच कर रहा है? चाइना, म्यांमार एंड भूटान। तो चाइना, म्यांमार एंड भूटान। देन वी हैव वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किस किस को टच करता है? वेस्ट बंगाल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बहुत लोगों को लगता है कि वेस्ट बंगाल यहीं ख़त्म हो जाता है। नो, वेस्ट बंगाल ये दार्जिलिंग वाला एरिया है और ये भी वेस्ट बंगाल है। सो वेस्ट बंगाल टचेज नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। एंड देर इज दिस 4th यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख। ये हम बात कर चुके हैं। अब ये बाइफरकेट होके मैप कुछ इस तरीके का हो गया है। सो बल्कि इस तरीके का यहाँ से बाइफरकेशन हो रखा है। सो ये यहाँ पे टच कर रहा है पाकिस्तान को, यहाँ पे टच कर रहा है अफगानिस्तान को, एंड दिस एरिया इज टचिंग अवर चाइना बॉर्डर, राइट। एंड द कंट्रीज विद विच टचेस शेयरिंग बॉर्डर विद 2 कंट्रीज स्टेट्स, एक हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड इज नेपाल एंड चाइना, एंड द सेकेंड वन इज मिजोरम, मिजोरम ओवर हियर, ये यहाँ पे ये बांग्लादेश है। डोंट फॉरगेट दिस पार्ट ऑल्सो, मैपिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो बांग्लादेश एंड म्यांमार। सिंगल बॉर्डर को शेयर करने वाले कौन कौन से हैं? वी हैव गुजरात, वी हैव राजस्थान,
Punjab, then we have Himachal, right? UP, ओके, बिहार, और ये यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, राइट? सो ये आपको याद रखना है कि अब ये चेंज हो गया है एंड डोंट मेक अ मिस्टेक। आई होप द क्लास वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में वीडियो बना के स्पेशली डाले जाए, देन प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।